हेलो एवरीवन। नेम रिएक्शन के सीरीज में आज हम लोग कोल्बे रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल्बे रिएक्शन, कुछ बुक्स इसको कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी लिखती हैं। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन की मदद से फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। यानी जब हम फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH देन CO2 और देन H+ से कराते हैं। पहले NaOH देन CO2 एंड देन H+ से कराते हैं तो आर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड पैरासैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो आर्थोसैलिसिलिक एसिड होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। CO2 जो होता है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH से कराई जाती है ताकि फिनॉक्साइड आयन जनरेट किया जाए, जो कि मोर रिएक्टिव होता है देन फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन क्यों कराई जाती है NaOH से? ताकि फिनॉक्साइड आयन जनरेट किया जाए। फिनॉल की रिएक्शन कराई जाएगी NaOH से ताकि फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो जाए। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। यानी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन फिनॉल। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट जो होता है, प्लस आर या इसी को प्लस एम इफेक्ट बोल लेते हैं, वो O- का OH से ज़्यादा होता है। इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है वो CO2 होता है। हालांकि CO2 क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन जनरेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की, इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की, अगर हम बात करें तो आर्थोसैलिसिलिक एसिड जो होता है वो मोर वोलाटाइल होता है देन पैरासैलिसिलिक एसिड। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आर्थोसैलिसिलिक एसिड में जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरासैलिसिलिक एसिड में जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। पैरासैलिसिलिक एसिड जो होगा, पैरासैलिसिलिक एसिड जो होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट आर्थोसैलिसिलिक एसिड से ज़्यादा होगी। यानी कि आर्थो और पैरा आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। क्यों? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो आर्थोसैलिसिलिक एसिड की ज़्यादा होगी पैरासैलिसिलिक एसिड से। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो रीज़न होता है आर्थो इफेक्ट। इस वजह से आर्थोसैलिसिलिक एसिड जो होता है वो पैरासैलिसिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। एनसीईआरटी में लिखा है फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। Hence it undergoes electrophilic substitution with कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। इन्होंने मेन रिएक्शन प्रोडक्ट सिर्फ बताई है जो कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। इसमें
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन भी होगा। ये आपको रिएक्शन दिखाई गई, देखिए पहले फिनॉल की रिएक्शन कराई गई NaH से, तो फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो गया, उसके बाद CO2 से कराई गई, देन H+ से। तो यहाँ पे आपको देखिए सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हुए दिखाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्बे रिएक्शन। थैंक यू।